हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की मूवी जो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है मिरेकल इन सेल नंबर 7, जो 2013 में बनी कोरियन फिल्म की रीमेक है। इस मूवी को अपने देश में इतना प्यार मिला कि पहले कोरिया, फिर चीन और फिर इंडोनेशिया ने भी इसका रीमेक बना दिया और अब इस मूवी का हिंदी रीमेक भी बनने जा रहा है। पिता व बेटी के प्रेम भरे रिश्तों पर आधारित ये मूवी जब आप देखेंगे तो मेरा दावा है कि एक भी सीन को आप मिस नहीं करना चाहेंगे। हर पिता का बेटी से दिल का रिश्ता होता है। कभी तकलीफ बेटी को हो तो भी दर्द पिता को ही होता है। तो चलिए इमोशन से भरी ऐसी ही मूवी से आपको रूबरू करवाते हैं। मूवी की शुरुआत होती है 14 जुलाई 2004 में, जहां हम एक सना नाम की लड़की दिखाई देती है जिसकी आज शादी होने वाली है। सना अभी तैयार ही होने वाली होती है कि तभी न्यूज़ में वो सुनती है कि अब टर्की में मौत की सज़ा पर पाबंदी लगा दी गई है, जबकि लास्ट टाइम डेथ पेनल्टी किसी इंसान को 1988 में उसे फांसी की सज़ा दी गई थी। यह सोचती हुई वह एक ड्रॉर में से बॉक्स निकालती है और जैसे ही उस बॉक्स को वो ओपन करती है वैसे ही सीन फ्लैशबैक में चला जाता है। अब वो सीन होता है 22 अप्रैल 1983 का। यहाँ हम एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम सना होता है, जो महज 7 साल की होती है। वह पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट होती है। जैसे ही सना का स्कूल ऑफ होता है तो उसके पिता उसे लेने के लिए आते हैं। उसके पिता का नाम मेमो होता है। सना के पिता मेमो को देखकर स्कूल के सभी बच्चे उसके पिता पर हंसना शुरू कर देते हैं, उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सना के पिता मेंटली रूप से ठीक नहीं होते। जब उसके पिता पर सभी बच्चे हंसने लगते हैं तो उसे बहुत बुरा लगता है। इसी बीच उसकी टीचर, जो स्कूल टीचर होती है, वे सब बच्चों को उसके पिता पर हंसने से मना करती हैं। जब सना अपने पिता के साथ जा रही होती है तो उसे स्टोर पर रेड कलर का एक बैग दिखाई देता है। वो अपने पिता से उस बैग को खरीदने के लिए बोलती हैं। अब उसके पिता उस शॉप वाले से उस बैग का प्राइस पूछते हैं, लेकिन मेमो के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी बेटी को वो बैग खरीद कर दे सकें। वह शॉप वाले से कहते हैं कि मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, मैं पूरी पेमेंट देने के बाद इस बैग को यहाँ से खरीद कर ले जाऊँगा। अब दूसरे सीन में हम मेमो की माँ व सना की दादी फातिमा को देखते हैं। सना काफ़ी समझदार होती है। वह अपनी दादी से पूछती है कि मेरे स्कूल के सभी बच्चे मेरे पिता को पागल कहकर क्यों उनका मजाक बनाते हैं, आखिर वे ऐसे क्यों हैं। दादी सना से कहती हैं कि तुम्हारे पिता पागल नहीं हैं, वो तो बहुत अच्छे इंसान हैं। फिर वो दादी से पूछती है कि वो सबसे अलग क्यों हैं। दादी कहती हैं वो किसी से भी अलग नहीं हैं, वो तो सभी की तरह ही हैं, बस उनका दिमाग तुम्हारी उम्र के बच्चों सा है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए क्योंकि वे तुम्हारी सारी बातों को समझते हैं, तुमसे बातें करते हैं व तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। दादी सना से कहती है कि सभी के पिता तो अपने बच्चों पर बहुत गुस्सा होते हैं, पर दादी तुम सही कहती हो, मेरे पिता मुझ पर कभी गुस्सा नहीं होते और वे मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इस तरह दादी की बातों को सुनकर सना बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाती है और खुश भी हो जाती है। अपनी माँ के जाने के बाद उसके पिता ही उसका सब कुछ थे, जिसके साथ वो खेल सकती थी और पूरी मस्ती कर सकती थी। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि उनकी सिटी में एक नेशनल परेड होने वाली होती है। मेमो हर हालत में सना के लिए बैग खरीदना चाहता है, इसलिए वह कुछ एप्पल लेकर परेड के दौरान उसे बेचने के लिए निकल जाता है, ताकि वह इकट्ठे किए गए पैसों से अपनी बेटी के लिए रेड बैग खरीद सके। लिहाजा उसके सभी एप्पल बिक जाते हैं और उसके पास बैग खरीदने के लिए पैसे भी इकट्ठे हो जाते हैं। वह बड़ा ज़्यादा खुश होता है। उसी वक्त उसे परेड में सना भी दिख जाती है, जिसे वो इशारे से बताता है कि वह अब अपनी बेटी सना के लिए बैग आसानी से खरीद सकता है। इसी बीच एक सैनिक उस परेड से निकलकर जंगल की तरफ दौड़ता हुआ चला जाता है। अब मेमो सना के साथ वो बैग खरीदने शॉप पर जाता है, लेकिन सना देखती है कि उसकी फ्रेंड सीदा ने यह बैग पहले ही वहाँ से खरीद लिया है।
सीधा के पिता आर्मी जनरल होते हैं। अब मेमो सीधा के पिता के पास दौड़ा दौड़ा जाता है और कहता है कि ये बैग उसकी बेटी को बहुत पसंद है और वह इसे लेना चाहता है। वो जनरल के पैरों में भी गिर जाता है और ज़्यादा पैसे देकर वो बैग लेने की बात जनरल को बोलता है। सीधा के पिता मेमो को थप्पड़ मारकर उसे मारना शुरू कर देते हैं। अब सना अपने पिता से लिपट जाती है और उनसे कहती है कि उसे वो बैग कभी नहीं चाहिए। अब जब वो दोनों अपने घर आते हैं तो सना रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। तब मेमो फातिमा को पूरी बात बताता है और उस बात को बताते हुए फूट फूट कर रोते हुए अपनी माँ के गले लग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शहर के सभी बड़े लोग व आर्मी ऑफिसर पिकनिक मनाने आए होते हैं। वह जगह मेमो के घर के पास होती है। इसी बीच मेमो अपनी बकरियों को चराते चराते वहाँ पहुँच जाता है। सभी बच्चे उसे तंग करने लगते हैं। उन बच्चों में उसकी बेटी की क्लासमेट सीधा भी होती है, जिसके पास वही रेड कलर का बैग होता है। जब सभी बच्चे उसको तंग करने लगते हैं तो वह सीधा जो होती है वह सभी बच्चों को ऐसा करने से रोकती है, क्योंकि अब उसके मन में मेमो के लिए कहीं ना कहीं दया की भावना पनप चुकी होती है। अब मेमो बार बार जब उस बैग को देखता है तो उसे पुरानी बातें याद आ जाती हैं और वह बहुत ज़्यादा डर जाता है। अब सीधा मेमो को कंफर्टेबल फील करवाती है और उसके साथ खेलते खेलते बहुत आगे तक निकल जाती है। सीधा कहती है कि अगर आप मेरे साथ खेलेंगे तो मैं आपको ये बैग दे दूँगी। दोनों भागते भागते पहाड़ी तक पहुंच जाते हैं और सीधा पहाड़ में किनारे पर खड़ी हो जाती है। मेमो उसे वहां जाने से रोकता है और कहता है कि वापस आ जाओ, नहीं तो तुम वहां से गिर जाओ। अब अचानक उस परेड से भागा हुआ सिपाही मेमो को दिख जाता है। जैसे ही मेमो का ध्यान डाइवर्ट होता है, अचानक सीधा उस पहाड़ी से गिर जाती है और नीचे पानी में डूब जाती है। उसे डूबता हुआ देखकर मेमो सीधा को बचाने के लिए उस पानी में छलांग लगा देता है। वहीं दूसरी तरफ सीधा की माँ जब अपनी बेटी को वहाँ नहीं देखती तो वह बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। वह उसे इधर उधर ढूंढती है और देखती है कि सभी बच्चे खेलकर आ चुके हैं, लेकिन उसकी बेटी वहाँ पर नहीं है और ये बात वो अपने पति को बताती है। वहीं दूसरी तरफ मेमो सीधा को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वह उसे बचा नहीं पाता। वह उसे अपनी गोद में उठाकर पानी से बाहर लाता है। अब ये मंजर जब सीधा के माँ व पिता व सभी लोग देखते हैं तो वह पूरे तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं। जो सीधा के पिता होते हैं वे अपनी बेटी की मौत को बर्दाश्त नहीं कर पाते और मेमो से पूछते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या है, लेकिन मेमो डर के मारे उसे कुछ भी नहीं बता पाता और सभी लोग मेमो को ही इसी का दोषी मानने लगते हैं और पुलिस फौरन बुलाई जाती है। अब मेमो को गिरफ्तार कर लिया जाता है और यहीं से उसका बुरा समय अब शुरू हो जाता है। उसे टॉर्चर करके उससे गुनाह कबूल करवा लिया जाता है। ये सब सीधा के फादर करवाते हैं और उसे बहुत मारा जाता है, क्योंकि सीधा के पिता सोचते हैं कि क्योंकि उन्होंने उसको मारा था तो उन्होंने उसकी बेटी को मारकर अपना बदला वापस पूरा किया है। इधर फातिमा और सना मेमो का बाहर इंतज़ार करते हैं कि किसी भी तरह वह मेमो से मिल पाए। फातिमा सिपाहियों को समझाने की कोशिश करती है कि मेमो तो एक चींटी तक नहीं मार सकता तो वो किसी का खून कैसे कर सकता है, वो तो बहुत मासूम है, वो तो बहुत भोला है। पर सिपाही उसे वापस जाने के लिए बोलता है तो मेमो को दूसरी जेल में शिफ्ट करने के लिए भेजा जाता है। पर सना जब अपने पिता को देखती है तो उन्हें रोकने की कोशिश करती है, पर वे लोग मेमो को लेकर चले जाते हैं। सना पुलिस की गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ती है तो मेमो भी चिल्लाकर उसे बोलता है कि एक आंख वाले राक्षस ने उसे देखा था और उसने सीधा को नहीं मारा। अब सना को याद आता है कि एक पुराने किले को उसके पिता एक आंख वाला राक्षस कहते हैं। अब मेमो को दूसरी जेल में ले जाया जाता है, जहां जेल का ऑफिसर मेमो के साथ सभी को सख्त व्यवहार करने के लिए बोलता है। मेमो समझ ही नहीं पाता कि उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। वो जेल के वार्डन से बार बार एक ही बात पूछता है कि वह घर कब जा सकता है। सना उस किले के पास जाती है जहां वो सैनिक उसे बैठा हुआ नज़र आता है। वो उस सैनिक से मेमो के बारे में पूछती है तो वो सैनिक सना को बताता है
कि मेमो ने कुछ भी नहीं किया, वो तो बहुत मासूम है, उसने तो सीदा को डूबने से बचाने के लिए पूरी कोशिश की थी। तब सना बहुत ज़्यादा खुश होती है। सना ये बात अपनी दादी फातिमा को बताने के लिए फ़ौरन दौड़ी चली आती है। यहाँ मेमो को सेल नंबर 7 में डाला जाता है, जहाँ बहुत से कैदी मौजूद होते हैं। जेल का वार्डन सब कैदियों को बताता है कि मेमो ने एक बच्ची का खून किया है। ये जानकर सब कैदी मेमो को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। जब सना व फातिमा उस किले पर पहुंचते हैं तो वो सैनिक वहां से भाग चुका होता है और इस बात से निराश होकर वो रोने लगती हैं। कैदियों ने मेमो को मारकर अधमरा कर दिया था। अब डॉक्टर वार्डन से बोलता है कि इसे दूसरे सेल में भेजना होगा, नहीं तो सभी कैदी इसे जान से मार डालेंगे। फिलहाल ये बात सीदा के पिता जनरल के पास पहुंचती है तो वो किसी भी हालत में उसे फांसी पर चढ़ाना चाहता है। लिहाजा वो वार्डन को हिदायत देता है कि सभी कैदी उसे कुछ भी नहीं कहेंगे। इसलिए सेल नंबर 7 में सभी कैदियों को दिखाया जाता है, जिनमें कुछ यंग होते हैं और कुछ बूढ़े होते हैं। उन सभी का लीडर होता है जिसका नाम सलीम होता है। सलीम भी इस जेल में यूसुफ का ऑर्डर मानता था, क्योंकि यूसुफ उस जेल में सबसे पुराना होता है। हम देखते हैं कि यूसुफ जो कैदी है वो हमेशा दीवार पर लगे एक दाग को हमेशा देखता रहता था, लेकिन वो क्यों उस दाग को हमेशा देखता रहता था ये बात आज तक किसी को पता नहीं थी। इस तरह मेमो को जेल में रहते हुए काफ़ी दिन बीत जाते हैं, लेकिन कोई भी उससे बात नहीं करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मेमो जेल के बाहर पिंजरे में मौजूद सभी पक्षियों को एक एक करके उड़ा देता है। उन्हें आज़ाद करते हुए बड़ा खुश होता है और कहता है कि भगवान से जाकर मेरा ये संदेश पहुंचा दो कि मैं बेकसूर हूँ और मैं यहाँ से आज़ाद होना चाहता हूँ। मैंने सीदा को नहीं मारा, वो तो मेरी बेटी जैसी थी। मेमो को लगता है कि सारे पंछी उसकी बात भगवान तक ज़रूर पहुंचा देंगे। उधर सना उस उम्मीद में हमेशा किले पर जाती है कि एक दिन वो सैनिक उसे मिल जाएगा और उसके पिता जेल से हमेशा के लिए छूट जाएंगे। अब वह स्कूल भी जाना बंद कर देती है तो उसकी दादी फातिमा उसकी स्कूल टीचर को उसके पास समझाने के लिए उसे भेजती है। उसकी टीचर सना से कहती है कि अगर तुम स्कूल आओगी तो मैं तुम्हें तुम्हारे डैड से मिलवाने ले जाऊंगी। अब मेमो का केस कोर्ट में आ जाता है। सुनवाई के दौरान सना के टीचर व उसकी दादी भी कोर्ट में हाजिर होते हैं। सारी बातें जानने के बाद जब मेमो कुछ नहीं बोल पाता तो उसे फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। इतनी कम उम्र में अपने बेटे को फांसी की सज़ा सुनने के बाद फातिमा फूट फूट कर रोने लगती है। इसी बीच वहाँ खड़ा वार्डन एकटक उसकी माँ फातिमा की तरफ देख रहा होता है, जो कह रही होती है कि मेरा बेटा बेकसूर है, मासूम है। वो तो सना से भी बहुत प्यार करता है, उससे तो चींटी तक नहीं मारी जाती, तो वो किसी को कैसे मार सकता है। इसके बाद टीचर फातिमा व सना को मेमो से मिलवाने ले जाती हैं, लेकिन वो लोग उस टीचर को अंदर जाने से रोक देते हैं। तभी फातिमा व सना की टीचर देखती है कि सना वहाँ नहीं है। आगे का सीन इतना इमोशनल होता है कि आप इसे देखकर रो पड़ेंगे। सना जेल की दीवारों को छूते हुए अपने पिता को आवाज़ लगाना शुरू कर देती है। हालांकि मोटी दीवारों से आवाज़ का दूसरी तरफ जाना बेहद नामुमकिन था, लेकिन पता नहीं कैसे मेमो अपनी बेटी की आवाज़ सुन लेता है। वो भागते हुए और चिल्लाते हुए दीवार के पास आता है और अपनी बेटी से कहता है कि बेटा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सीदा को नहीं मारा, मैं तुमसे मिलने जल्दी वापस आऊँगा और फिर हम अपना बैग लेने चलेंगे। फिर सना कहती है कि मैं तो आपको चाहती हूँ, मुझे कोई बैग नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ मेरे डैड चाहिए, मुझे तो सिर्फ मेरे पापा चाहिए। ये सभी बातें वहाँ खड़े कैदी भी सुन रहे होते हैं, जो ये सोचते हैं कि इतना मासूम आदमी एक बच्चे की जान कैसे ले सकता है। इतनी देर में सैनिक आ जाते हैं और सना को वहाँ से दूर ले जाने लगते हैं और दूसरी तरफ जेल के अंदर सैनिक भी मेमो को खींचकर अंदर ले जाते हैं। अब जेल के अंदर मौजूद सभी कैदी ये समझ जाते हैं कि मेमो बेकसूर है, इसको फंसाया जा रहा है, यह तो बहुत मासूम है। अब जेल के सभी कैदियों का रवैया मेमो के लिए बदल जाता है
और वो उसके साथ हंसते खेलते हुए वक्त बिताने लगते हैं। फिर एक रात सलीम वॉशरूम से आता है जो उस जेल का लीडर होता है। तभी माइकल नाम का एक कैदी जो दूसरी गैंग का लीडर होता है वहाँ आकर चाकू लेकर सलीम को मारने लगता है। तभी मेमो उसे देख लेता है। वो माइकल को कसकर पकड़ लेता है और इसी हाथापाई में वो चाकू मेमो को लग जाता है और फिर उस मेमो को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। क्योंकि मेमो ने सलीम की जान बचाई थी, अब सलीम ये डिसाइड करता है कि वो मेमो को उसकी बेटी से मिलवा कर ही दम लेगा। अब सलीम अपनी पत्नी के पास खबर भिजवाता है कि वो सना को लेकर उसके पास मिलने के लिए जेल में आए। उसके आदमी ठीक ऐसा ही करते हैं और वो सना को लेकर सलीम की पत्नी के पास आते हैं। लेकिन सलीम की पत्नी रास्ते में सना पर बहुत खूब चिल्लाती है। अब जब वह सना को लेकर जेल पहुंचती है तो सलीम पर वह खूब चिल्लाती है क्योंकि वो सोचती है कि सना शायद सलीम की ही बेटी है। तब सलीम उसे सना व मेमो की पूरी सच्चाई बताता है तब वह शांत हो जाती है। अब सलीम अपनी पत्नी से कहता है कि वो भी अपने बच्चों से मिलना चाहता है और जब वो अगली बार अपने बच्चों को लेकर उससे मिलवाने के लिए वो ज़रूर आए। खैर इस बीच सना को छुपाकर सेल नंबर 7 में लाया जाता है। अब मेमो को पहले तो सना को देखकर यकीन नहीं होता, लेकिन फिर जब वह देखता है फिर वह दौड़कर सना से लिपट जाता है और वे दोनों बहुत खुश होते हैं। उन दोनों के इस प्यार को देखकर सभी जेल के लोग भी इमोशनल हो जाते हैं व उनकी भी दोस्ती सना के साथ हो जाती है। तभी सना की नज़र यूसुफ पर जाती है जो दीवार पर लगे दाग को देख रहा होता है। तो वो यूसुफ से पूछती है कि क्या आपको दीवार के दाग में एक पेड़ नज़र आता है। उसके इतना कहते ही यूसुफ मुस्कुराता है। दूसरी तरफ फातिमा को एक लेटर मिलता है जिसमें सना ने लिखा होता है कि वह अपने पिता से मिलने जा रही है और जल्दी ही लौट आएगी। अपने बेटे के साथ अपनी पोती को भी खो देने के डर से फातिमा को दिल का दौरा पड़ता है और उसी टाइम उसकी मौत हो जाती है। दरअसल सलीम के आदमी जब सना को लेकर वहां आए थे तो चोरी छिपे लेकर आए थे ताकि उन्हें कोई देख ना पाए। अब सना सारे कैदियों से पूछती है कि आप लोग यहाँ क्यों हैं। सभी उसे बताते हैं कि वे सब बीमार हैं और यहाँ ठीक होने के लिए आए हैं। अब वह सभी लोगों को उस सैनिक के बारे में बताती है जो उसने किले पर देखा था, जिसे वह रोज़ ढूंढने जाती है ताकि उसके पिता जेल से छूट सके। तभी वार्डन को पता चल जाता है कि मेमो की बेटी सना जेल के अंदर है, इसलिए वो सीधा जेल के अंदर आता है और सभी को भला बुरा कहना शुरू कर देता है। पर मेमो अपनी मासूमियत से सारी सच्चाई वार्डन को बता देता है। पर तभी सलीम उस वार्डन को बताता है कि एक गवाह है जो मेमो को बेगुनाह साबित कर सकता है। अतः वह सना को लेकर अपने ऑफिस में आता है तो सना उसे सारी सच्चाई बताती है, जिसके बाद वो सना को घर तक छोड़ने जाता है। घर पहुंचने पर वार्डन को पता लगता है कि उसकी दादी अब नहीं रही थी। अब वे अपनी टीचर से गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। फिर वार्डन सच जानने के लिए किले पर जाता है कि सच में कोई ऐसा गवाह है जो मेमो को बेगुनाह साबित कर सकता है। तभी इधर उधर देखने के बाद उसे पत्थरों के बीच में एक बंदूक मिलती है। उसे देखकर यकीन हो जाता है कि सना सच बोल रही थी। अब वो वार्डन उस गन को लेकर जेल के हेड फारूक के पास जाता है और सच सामने लाने को कहता है। लेकिन फारूक उसे बताता है कि इस समय टर्की में आर्मी का रूल चल रहा है और इस समय सीधा के डैड आर्मी जनरल हैं और उनके खिलाफ कोई भी नहीं जा सकता। लेकिन वार्डन बहुत ही सच्चा इंसान होता है और वह अपने हेड से कहता है कि वह सच में सच को सामने लाकर ही रहेगा। वह बेकसूर मेमो को सज़ा नहीं होने देगा। इधर हम देखते हैं कि यूसुफ जब जब मेमो व सना को देखता था तो उसे सना में अपनी बेटी की परछाई नज़र आती थी। वह दीवार के उस पार लगे दाग का भी राज अब समझ में आता है। दरअसल कुछ साल पहले यूसुफ ने एक पेड़ के नीचे अपनी छोटी सी बेटी को दफनाया था। उस
और उस पेड़ जैसा निशान ही उसे दीवार पर दिखता है, जिस वजह से वो अपनी बेटी को कभी भूल नहीं पाता। सना भी यूसुफ से यही पूछती है कि उस दाग में आपको पेड़ दिखता है। खैर, अब जेल में सभी कैदियों की फैमिली उनसे मिलने के लिए आती है। सलीम अब अपनी पत्नी व बच्चों को देखता है तो वो खुशी से अपने बच्चों से लिपट जाता है। मेमो के द्वारा ही उसे फैमिली की कदर पता चली थी। अब वो अपनी पत्नी से कहता है कि जेल से बाहर आकर वह अपनी पत्नी व बच्चों के साथ बहुत दूर चला जाएगा और सभी बुरे काम भी हमेशा के लिए छोड़ देगा। ये सुनकर उसकी पत्नी काफ़ी इमोशनल हो जाती है। अब सना की टीचर सना को लेकर उस वार्डन के पास आती हैं। सना वहाँ देखती है कि मेमो को फांसी की सज़ा देने की तैयारी शुरू हो चुकी है। सना जेल में अपने पिता से मिलती है। वो जेल के सभी कैदियों के साथ मिलकर बड़ा खुश होती है। उसकी बातें सुनकर सभी के चेहरे पर खुशी छा जाती है। इसी बीच सलीम सना से पूछता है कि तू अपनी दादी को लेकर क्यों नहीं आती, तो उन्हें बताती हैं कि उनकी दादी अब इस दुनिया में नहीं रही। जब जेल में मौजूद सभी कैदी ये बातें सुनते हैं तो पूरी जेल में सन्नाटा छा जाता है। मेमो अपनी माँ के बारे में सुनकर शॉक्ड हो जाता है और एक कोने में जाकर फूट फूट कर रोने लगता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिस सैनिक की तलाश वो कर रहे थे उन्हें वो सैनिक मिल जाता है और उसने यह भी बता दिया था कि मेमो बेकसूर है। जब ये बात जनरल को पता लगती है तो वह उस सैनिक से मिलने के लिए जाता है और उसे अकेले में गोली मार देता है। इसके बाद वो सभी से यही कहता है कि वो सैनिक भागने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसने उसे गोली मार दी। एक ही गवाह था जो मेमो को बचा सकता था और वह भी मारा जा चुका था। अब सना एक बार फिर अपनी टीचर के साथ आती है। उसे नहीं पता होता कि आज आखिरी बार सना अपने पिता से मिल रही है। मेमो आते ही उसे गले से लगा लेता है और उसे फांसी के बारे में कुछ भी नहीं बताता। वह अपनी बेटी से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगता है और उसे कहता है कि वो मरना नहीं चाहता। वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है और उसे बहुत ज़्यादा प्यार देना चाहता है। अब जल्दी ही टीचर सना को वहाँ से ले जाती हैं। दोनों बाप बेटे जब फूट फूट कर रो रहे होते हैं तब किसी को भी समझ नहीं आता कि वो क्या करें। खैर, वो रात भी आ जाती है जब मेमो को फांसी लगने वाली होती है। सभी जानते थे कि मेमो बेकसूर है, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई भी कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अब मेमो की फांसी का समय हो जाता है। वह एक एक करके सबसे गले मिलता है और कहता है कि वह वापस ज़रूर आएगा और सबके लिए खाना ज़रूर बनाएगा। मेमो को बताया जाता है कि उसे कहीं और ले जाया जा रहा है। उसे नहीं पता होता कि ये उसके उन सभी के साथ आखिरी पल हैं और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उसे मौत की सज़ा दे दी जाती है। वह उस जुर्म की सज़ा का हकदार बनता है जो जुर्म उसने कभी किया ही नहीं था। अगले दिन फारूक व वार्डन सना से मिलने जाते हैं और उसे वो बॉक्स देते हैं जिसे यूसुफ ने उसे देने के लिए कहा था। लेकिन तभी यहाँ कहानी में ट्विस्ट आता है और सीन 2 दिन पहले शिफ्ट हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि यूसुफ एक कैदी को कहता है कि ये लोग मेमो की जगह उसे फांसी दे दें। यूसुफ कहता है कि उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत गलत काम किए हैं और उसके जीने की अब कोई भी इच्छा बाकी नहीं है। उसे सना में रोज़ अपनी बेटी नज़र आती है जो उसे अपने पास बुला रही है। वो कहता है कि अगर मैं अपनी बेटी के पास चला जाऊंगा तो मेमो भी अपनी बेटी के पास जा पाएगा। इसलिए अगर मेमो को सना के साथ मिलवाना है तो पहले मुझे अपनी बेटी के पास जाकर मिलना पड़ेगा। यूसुफ की ये बात जब वार्डन व सभी लोगों को पता चलती है तो वो लोग प्लान बनाते हैं कि वो मेमो की जगह यूसुफ को भेज देंगे और उसे फांसी दे देंगे, जिससे कि मेमो की जान बच जाएगी और एक बेकसूर की मदद करने से शायद यूसुफ भी अपने गुनाहों को कुछ कम कर पाएगा। अब फाइनली मेमो को छोड़कर यूसुफ को फांसी के लिए तैयार कर लिया जाता है और वार्डन सभी को ये बताता है कि यूसुफ जेल से भाग चुका है और मेमो को फांसी की सज़ा दे दी गई है ताकि कोई भी उन पर शक ना करे। इस तरह एक बाप को उसकी बेटी से मिलवा दिया जाता है।
फिर जब मैमू अपनी बेटी से मिलता है तो वो बहुत खुश होता है। वो दोनों एक दूसरे से लिपट जाते हैं और खुशी के मारे रोने लगते हैं। यह देखकर वहाँ खड़े लोगों की आंखें भी भर आती हैं और इसके बाद वार्डन उन दोनों को शिप में दूसरे शहर भेज देता है ताकि कोई भी उन्हें दोबारा देख न पाए। और दूसरे शहर में उसके रहने का इंतज़ाम पहले ही सलीम ने कर लिया होता है, जो आने वाले वक्त में अपने परिवार की तरह उसकी भी देखभाल करता है। तो दोस्तों, ये एक खूबसूरत व इमोशनल मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सच बताइएगा, ये स्टोरी सुनकर आपकी आंखों में आंसू आए या नहीं? तो दोस्तों, ये थी एक इमोशनल व टचिंग स्टोरी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर ज़रूर करें